गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। इसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है। नॉर्मली इसको हाइट एंड डिस्टेंस ही बोला जाता है, ऊंचाई एवं दूरी। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपको एक चीज़ याद होगी, ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो 30 के सामने की साइड होगी 1, 60 के सामने की साइड √3 और 90 के सामने की साइड 2। अगर मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो 60 के सामने वही √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। बात देखी है, बस एंगल इंटरचेंज कर दिया। अगर एंगल 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये साइड होगी 1, ये 1 और 90 के सामने साइड होगी √2। ठीक है, तो ये रेशियो मैंने आपको ज्योमेट्री में बताए थे। ये रेशियो मैंने आपको कब बताए थे? ज्योमेट्री में बताए थे। ठीक है, तो एक बार जिसको याद नहीं है या भूल गया है या ज्योमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो एक बार इनको बना लो, क्योंकि फिर इनके अंदर हल्का फुल्का फेरबदल करके हमें 3 रिलेशन और बनाने हैं, तो वो मैं लिखवाता हूं। एक बार आप इसको लिख लो। बना लिया होगा। देखिए, अब इसके अलावा इसको और याद रखिएगा, ये कैसे बनता है मैं वो भी समझा दूंगा। कि अगर मान लो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल आपका
90 डिग्री है। इस तरीके से कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था और किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, टावर की ओर चला और कोण 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रेशो बनता है वो ये होता है √3, यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है 2। मतलब ये होता है √3, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है 1 और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है आपका 2, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। उसके बाद मैं वापस से लिख दूंगा इस रेशो को। अभी हम एक बार इसको हटा देते हैं, एक समझा दूंगा तो बाकी दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। ABCD, ठीक है। अब आप लीजिए इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में ABC, इसके अंदर अगर आप एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 60 के सामने √3 होता है, तो AB की वैल्यू क्या होगी √3, BC की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। उसके बाद पूरा देखेंगे ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD इसके अंदर 30 ये 60, 30 के सामने क्या होगा 1, तो AB की वैल्यू क्या होगी 1 और पूरा BD इसकी वैल्यू क्या होगी √3, ठीक है। अब यहां पे AB की वैल्यू है √3, यहां पे AB की वैल्यू है 1, इसको सेम करेंगे तो 1 को आप √3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो यहां भी आप √3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये हो गया आपका √3 और ये हो गया आपका 3, ये √3 और 1, ठीक है। अब हो गया, क्योंकि AB को आप सेम करा सकते हैं, क्योंकि AB जो है हाइट जो है वो दोनों में कॉमन है, तो उसकी लंबाई भी सेम होगी, इसलिए आपने AB को सेम कराया। तो अल्टीमेटली AB क्या आ गया आपका √3 और पूरा BD कितना आ गया आपका 3, BC कितना आ गया 1, तो CD कितना हो जाएगा 2, आ गया ना वही रेशो। तो एक बार इसको बना लीजिए, फिर मैं बाकी के 2 रेशो भी लिखवाता हूं। एक बार इसको बना लीजिए।
आगे देखिए, देखिए ये एंगल अगर 30 डिग्री है और ये एंगल अगर 45 डिग्री हो जाए तो 45 के सामने 1, ये एंगल भी 45 होगा, ये भी 1, और ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 - 1, ठीक है। उसके बाद अगर ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री हो जाए तो 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1, तो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा √3 - 1। ये रेशियोज भी आपको याद रखने हैं। अब ये किस तरीके से बने, ये उसी तरीके से बने हैं जो मैंने अभी आपको पिछला वाला करवाया है। सेम मेथड, सेम प्रोसेस। बनाइए, इनको और बना लीजिए जल्दी से, फौरन फटाफट नोट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि हवा से एक वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। जड़ से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी हिस्सा भूमि को स्पर्श करता है 25 मीटर है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए यहां से वो टूट के गिरता है और भूमि पर वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब उस बिंदु से और जहां वृक्ष का मतलब जड़ के बिंदु से वृक्ष जहां पर गिरा है उस बिंदु के बीच की दूरी है 25 मीटर, 25 मीटर। तो 60 के सामने होगा √3, 30 के सामने ये एंगल 30 डिग्री होगा, इसके सामने होगा 1 और 90 के सामने होगा 2। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73। अब 1.73 प्लस में 2, 1.73 प्लस में 2 ये आ जाएगा 3.73। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। तो 3.73 यूनिट की वैल्यू होगी 25 के हिसाब से। देखिए ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, नीचे 100 ले आइए, 25 से ये 4 पे कट जाएगा और 4 से ही कट जाएगा, 4 में 36 और 4 3 12.25, 93.25, 93.25
3। यहाँ पे आपको आंसर लगाना होगा। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये और ये जुड़ा क्यों? क्योंकि भैया ये जो अभी बचा हुआ है ये भी पेड़ है, और ये जो टूट के गिरा है ये भी पेड़ है। अब वो टूट के गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ नहीं है, वो अभी भी पेड़ है। तो जो अभी बचा हुआ है वो भी पेड़ है, और जो गिर गया है वो भी पेड़ है। तो दोनों की लंबाई जुड़ के तब वृक्ष की ऊंचाई काउंट होगी। उसने ये नहीं कहा कि बचे हुए वृक्ष की ऊंचाई बताओ, उसने कहा है वृक्ष की ऊंचाई बताओ। तो इसको और इसको जोड़ के ही आंसर निकल के आएगा। बनाइए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या रहा है, एक गुब्बारा बिंदु P से समान गति पर उड़ता है। 6 मिनट बाद बिंदु P से 450√3 मीटर की दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो गुब्बारे की गति मीटर पर सेकंड में, देखिए ये एंगल है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस है 450√3। तो 60 के सामने होता है √3, ये होगा 30, 30 के सामने 1, 1 की वैल्यू है 450√3, तो √3 की वैल्यू होगी 450√3 गुणा में √3, तो 450 गुणा में 3, ये आ जाएगा 1350। अब 1350 मीटर कितने मिनट में? 6 मिनट में। 6 मिनट के आप सेकंड बना लेंगे, 6 गुणा में 60, 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 से 2 पे कट गया, 3 से 4 और 5 पे कट गया, फिर 3 से 2 पे कट गया, 3 से 15 पे कट गया, 15/4 यानी 3.75, 3.75 मीटर पर सेकेंड, 3.75 मीटर पर सेकेंड, 3.75 मीटर प्रति सेकेंड। बनाइए।
देखें अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 60 एंड 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। इफ द शिप्स आर 300 मीटर अपार्ट द हाइट ऑफ द लाइट हाउसेज इज। देखिए ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। 60 के सामने होगा √3, ये 30 डिग्री, ये 1 और मैंने बताया था ये होगा √3 - 1। ठीक है, अब अगर जहाज 300 मीटर दूर हैं तो आप ये देखिए जहाज एक यहाँ है एक यहाँ है, तो √3 - 1 की वैल्यू होगी 300, एक की वैल्यू होगी 300 बटे में √3 - 1, तो आपको कितने की वैल्यू बतानी है? √3 की, प्रकाश घर की ऊंचाई। तो 300 बटे में √3 - 1 इंटू √3। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन कर देंगे तो नीचे बनेगा आपका 2 से 300 कट जाएगा 150 पे, 150 √3 इंटू √3 + 1, हर का परिमेयकरण करिएगा तो 150, अच्छा √3 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन जाएगा 150 गुणा में 3 + √3। बनाइए, ये आंसर है आपका। देखिए, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन डिक्रीजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पिलर इंक्रीजेस बाय 60 मीटर, द हाइट ऑफ द पिलर इज। देखिए ये है आपका 45 डिग्री टू 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री था, ये एंगल 45 डिग्री 45, तो इसकी जो परछाई है वो 60 मीटर बढ़ गई। एक्चुअली में अगर एंगल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो परछाई इतनी बढ़ेगी, ये आपकी 60 मीटर है। और रेशो जो मैंने बताया तो उसमें ये होगा 1 1, ये होगा √3 - 1, तो √3 - 1 की वैल्यू है 60, एक की वैल्यू होगी 60 अपॉन √3 - 1, तो हाइट जो है वो ए की यूनिट है, ये आ जाएगा आपका रेशनलाइजेशन करने के बाद 30 इंटू √3 + 1, 30 गुणा में √3 जमा में 1, ये आंसर है आपका। बनाइए 30 इंटू √3 + 1।
देखिए अगला क्वेश्चन, एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण मैदान के एक बिंदु से 60 डिग्री है। 30 सेकंड तक उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। अगर हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति क्या है। देखिए मान लीजिए यहां से हवाई जहाज का कोण है 60 डिग्री और 30 सेकंड उड़ने के बाद ये एंगल 30 डिग्री में बदल जाता है। यहां पर कितना हो जाता है 30 डिग्री 30 डिग्री। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है 4500 मीटर। देखो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। 30 के सामने की साइड 1, 60 के सामने की साइड √3। ये पूरा 60 है तो इसके सामने की साइड ये √3 और ये 30 है तो इसके सामने की साइड 1। ये √3 है तो यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करा के ये √3 हो जाएगा। यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करा के ये 3 हो जाएगा। ये 1 ये पूरा 3 तो नीचे 2 हो जाएगा। तो देखिए हाइट अगर √3 है, √3 की वैल्यू है 4500, एक की वैल्यू हो जाएगी 4500 बटे में √3 तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4500 बटे में √3 गुणा में 2। ये आ जाएगा आपका 9000 बटे में √3। हवाई जहाज की गति आपको बतानी थी। 30 सेकंड में ऐसा हुआ 9000 बटे √3 मीटर, तो 30 से डिवाइड करेंगे अगर 0 से 0 गया ये 300 पे गया और 300 को √3 से काटेंगे ये आ जाएगा 100√3। तो 100√3 मीटर पर सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। 100√3 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ द टू टावर्स P and Q द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ पॉइंट P टू दैट ऑफ Q। देखिए दो टावर्स हैं P और Q, ठीक है, तो उनके बिल्कुल मिड पॉइंट से जो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री। मिड पॉइंट से मतलब ये इसके बराबर होगा, तो 60 के सामने √3 तो ये होगा आपका 1, 30 के सामने 1 तो ये होगा √3। इसको सेम करेंगे यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई तो ये भी √3, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई तो ये होगा 3। तो टावर्स की हाइट्स का रेशियो होगा 3:1 या फिर 1:3। मतलब पहले छोटे वाले टावर का पूछा गया फिर बढ़ेगा, तो आंसर होगा 1:3। बनाइए।
देखिए इसमें कह रहा है ए बॉय स्टैंडिंग इन अ फील्ड ऑब्जर्व्स अ फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ डायरेक्शन एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. आफ्टर 2 minutes he found the same bird in the south direction at an angle of elevation 60 degree. Find the speed of the bird if it's flying along a straight line at the height of 50√3 मीटर. एक लड़का किसी मैदान में खड़ा होकर उत्तर दिशा में एक पक्षी को उत्तर दिशा में एक पक्षी को 30 डिग्री के उन्नयन कोण से उड़ता हुआ पाता है. 2 मिनट बाद यह उस पक्षी को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण से उड़ता हुआ पाता है. पक्षी की गति ज्ञात करें यदि वह एक सीधी दिशा में 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था. देखिए ये डायग्राम इसका बनेगा. एक बार वो 30 डिग्री पर देखता है, एक बार वो 60 डिग्री पर देखता है. ठीक है, दोनों तरफ 50√3 मीटर की ऊंचाई है. 30 के सामने की साइड होगी 1, ये होगा √3. 60 के सामने की साइड √3, ये होगा 1. ठीक है, तो हाइट को सेम कर लेंगे. 1 को √3 से मल्टीप्लाई, ये √3 हो जाएगा. ये भी √3 से मल्टीप्लाई, ये 3 हो जाएगा. तो इसका मतलब इसने ये जो डिस्टेंस चली है, ये 3 और 1 कितनी डिस्टेंस चली है? 4. ठीक है, अब √3 की वैल्यू है 50√3. 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 50 के हिसाब से 200 मीटर, 200 मीटर. 200 मीटर वो कितने मिनट में उड़ जाता है? 2 मिनट में. 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, और इसकी स्पीड आ जाएगी 5/3 मीटर पर सेकेंड. और इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बनाना हो तो 18/5 से गुणा कर लेना. 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर. बनाइए.
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole. The angles of elevation of the top of the poles as observed from P and Q are 60 degree and 30 degree respectively. The distance between them is 84√3 meter. What is the height of the pole? P और Q एक पोल के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं। P और Q से देखे गए पोल के ऊपर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री हैं। उनके बीच की दूरी है 84√3। पोल की ऊंचाई देखिए, पोल बीच में खड़ा है और P और Q दो बिंदु हैं। इधर मान लीजिए P है और इधर मान लीजिए Q है। P और Q से एंगल है 60 डिग्री और यहाँ एंगल है 30 डिग्री। 60 के सामने √3 तो 30 के सामने 1, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3। ठीक है, ऐसा। तो इसको इक्वल कर लेंगे, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई तो ये √3 और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 3। तो इनके बीच में गैप हो गया आपका 4 और पोल की हाइट हो गई √3 और इसके बीच की दूरी थी 84√3। तो 4 की वैल्यू है 84√3, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 21√3। तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 21√3 के हिसाब से 63 मीटर, 63 मीटर। बनाइए, 63 मीटर विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 2 trees are standing along the opposite sides of a road. Distance between 2 trees is 400 meter. There is a point on the road between the trees. The angle of depression of the point from the top of the trees are 45 degree and 60 degree. If the height of the tree which makes angle of elevation 45 degree is 200 meter, then what will be the height of the other tree? देखिए,
दो पेड़ सड़क के आमने सामने खड़े हैं, दो पेड़ों के बीच की दूरी 400 मीटर है, पेड़ों के बीच में सड़क पर एक बिंदु है और पेड़ों के शीर्ष से उस समय अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण कैसे बनता है ये समझो। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और ये कोई टावर है या कोई पेड़ है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन वो तो बनता है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इस जगह पर मान लो मैं कहता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो वो तो बनेगा ऐसे। और अगर मैं कहता हूं अवनमन कोण, डिप्रेशन कोण, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो जो बनेगा वो आपका जो बनेगा वो ऊपर से बनेगा, मतलब यहां से ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 45 डिग्री। लेकिन होता क्या है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे, इसलिए चाहे एंगल यहां बने तब भी यही एंगल आपका 45 डिग्री होगा, सेम। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने बोला है, लेकिन अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी और क्वेश्चंस आगे आएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो दो पेड़ आमने सामने खड़े हैं, लीजिए ये हमने दो पेड़ आमने सामने खड़े कर दिए, इनके बीच की दूरी 400 मीटर है, ठीक है, और बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो एक 45 डिग्री बना रहा है और एक आपका 60 डिग्री। तो देखो मान लो यहां से एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो ये 45 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, और इधर से ये एंगल आपका 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा आपका। ठीक है, 60, तो ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, ये 1 ये भी 1, ये 60 है तो ये आपका 30 डिग्री होगा, ये 1 और 60 के सामने √3। ठीक है भाई, अब इसने ये कहा कि जो 45 डिग्री का बना रहा है उसकी ऊंचाई 200 मीटर है, तो इस एक यूनिट की वैल्यू 200 मीटर, तो इसकी भी वैल्यू 200 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और इनके बीच में गैप कितना था 400 मीटर का, तो ये 200 मीटर है तो ये भी 200 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 200, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 200 √3, 200 √3 मीटर। तो अन्य पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो होगी 200 √3 मीटर। बनाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर is such that its tangent is 3/4. On walking 560 meter towards the tower, the tangent of the angle of elevation of the tower become 4/3. What is the height of the tower? देखिए, यहां से मान लीजिए एंगल x है और यहां से मान लीजिए एंगल y है, ये आपका पॉइंट P है और 560 मीटर टावर की ओर चलने पर ये आपने 560 मीटर चल दिया, तो ये कह रहा है टेंजेंट x, tan x जो है ये 3/4 है और tan y जो है ये 4/3 है, ये ऐसा कह रहा है। tan x जो है वो 3/4 है और tan y जो है ये 4/3 है, ऐसा बोलने लग रहा है ये आपसे, ठीक है। अब देखिए ऐसा है भाई, जब tan x होगा तब भी परपेंडिकुलर आपका ये होगा और जब tan y होगा तब भी परपेंडिकुलर ये होगा। अब टेंजेंट होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एंड परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर को सेम करेंगे, 3 को गुणा करेंगे 4 से, 4 को गुणा करेंगे 3 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 3 से, ये आ जाएगा 12/16 और ये आ जाएगा 12/9। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका कितना, 12। जब एंगल x है तो पूरा बेस हो गया आपका 16, जब एंगल y है तो बेस हो गया आपका 9, तो इधर बेस कितना बचेगा 7। 7 यूनिट की वैल्यू है 560, 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 12 यूनिट की वैल्यू 80 के हिसाब से हो जाएगी 960, 12×8=96, आंसर आ जाएगा 960, 960। बनाइए, देखिए अगला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए टावर इज
theta after walking 138 meter towards the tower, the angle of elevation becomes alpha. Find the height of the tower if tan theta is 1 by 5 and secant alpha is 193 by root 193 by 12. देखिए अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा आपको ट्रिकी करने की कोशिश की है। ये एंगल तो है थीटा और ये एंगल है अल्फा, ठीक है। अब टेन थीटा तो है 1/5, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन सीकेंट अल्फा दे रखा है, सीकेंट अल्फा रूट 193 अपॉन में 12, ठीक है। ये सीकेंट जो होता है ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 7। तो यहां से जो 10 अल्फा आएगा वो आ जाएगा 7/12 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां भी 7 से गुणा कर देंगे, यहां भी 7 से गुणा कर देंगे, 7/35। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 7, पूरे उसकी वैल्यू हो गई 35, यहां वाले बेस की वैल्यू हो गई 12, ये कितना बचेगा 23। अब 23 यूनिट की वैल्यू है 138, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 7 यूनिट की वैल्यू 6 के हिसाब से हो जाएगी 42। तो ऐसे वाला क्वेश्चन जो है ये होगा सिर्फ टेंजेंट पे, मतलब टेन थीटा, टेन अल्फा, टेन एक्स, टेन वाई, ये होगा सिर्फ टेंजेंट पे। बनाइए। देखिए
अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है धरातल पर किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। 60 मीटर टावर की ओर चलने पर यह कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये 15 डिग्री है और ये यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है। तो कितना मीटर चलने पर? 60 मीटर चलने पर, 60 मीटर। ध्यान से देखना, ये 30 है तो ये कितना होगा? 150। ये 150, ये 15, 165, तो ये भी कितना आ जाएगा? 15। अब देखो ये एंगल इस एंगल के अगर बराबर है तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। ये 60 है तो ये 60 हो जाएगी, ठीक है। ये 30, ये एंगल 60 और ये 90, ठीक है। तो 90 के सामने की 2 और 30 के सामने की 1। 90 के सामने की 2 होती है, 2 की वैल्यू है 60, 1 की वैल्यू हो जाएगी 30, तो इस 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। 30 बनाइए, आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है धरातल पर एक बिंदु जो टावर के आधार से 160 मीटर दूरी पर है के शीर्ष पर बनने वाला उन्नयन कोण थीटा है। 100 मीटर टावर की ओर चलने पर यह कोण बदलकर दोगुना हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल हो जाता है 2 थीटा। कितना मीटर चलने पर? ये टोटल दूरी है 160 मीटर। कितना मीटर चलने पर? 100 मीटर चलने पर ये कितना बचेगा? 60 मीटर, 60 मीटर। देखो ये एंगल जो है ये इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। ये थीटा, ये 2 थीटा, तो ये क्या होगा आपका? थीटा, ठीक है। ये 100 मीटर, तो ये भी कितना होगा? 100 मीटर। 60, 100, तो ये कितना मीटर होगा आपका? 80 मीटर। इसकी जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी, वो कितनी होगी आपकी? 80 मीटर होगी। ऊंचाई कितनी होगी? 80 मीटर। बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही इस क्लास में। इसकी एक और क्लास होगी जो कल होगी शाम को, और कल इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कल सुबह में जो हम चैप्टर करेंगे वो होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। शाम में करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। बाय बाय, टेक केयर।